नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सिविल जीके पर। तो आज की इस वीडियो में हम भारत की नदियों को कवर करेंगे। तो ये टॉपिक थोड़ा लंबा है, इसलिए हम इसे 3 पार्ट्स में कवर करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बता देता हूँ कि हम इसे कैसे कवर करेंगे। कि जो भारत की नदियाँ हैं उन्हें 2 भागों में बांटा गया है। एक है हिमालय नदियाँ, दूसरी है प्रायद्वीपीय नदियाँ। जो हिमालय नदियाँ हैं इन्हें आगे जाकर 3 भागों में बांटा गया है: सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र। तो पूरे उत्तर भारत से लेकर पूरे पूर्वोत्तर भारत तक, यानी कि नॉर्थ से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक इन नदियों का विस्तार है हिमालय नदियों का। तो आज की इस वीडियो में हम सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को कवर करेंगे। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम जो गंगा नदी तंत्र है उसे कवर करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है गंगा नदी तंत्र, तथा सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। और लास्ट वीडियो में हम जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं, यानी कि जो मध्य भारत और दक्षिण भारत की नदियां हैं उन्हें कवर करेंगे। तो ये वीडियो 3 पार्ट्स में आएगी, मतलब कि भारत की नदियां हम 3 पार्ट्स में कवर करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए वीडियो। और सबसे पहले देखते हैं सिंधु नदी तंत्र। तो सिंधु नदी तंत्र में जैसा कि नाम से ही प्रतीत है कि इसमें मुख्य नदी होगी सिंधु नदी, और बाकी की नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ होंगी। तो सबसे पहले देखते हैं सिंधु नदी। सिंधु नदी 3 देशों से होकर बहती है। कौन कौन से हैं? चीन, भारत और पाकिस्तान। तो सिंधु नदी चीन के तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है। तो ये चीन के तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है और इसके बाद भारत के लद्दाख में, यह भारत के लद्दाख में इंटर करती है और फिर भारत के लद्दाख से होते हुए यह पाकिस्तान में चली जाती है और पाकिस्तान से बहते हुए यह अरब सागर में जाकर गिर जाती है। तो इसका उद्गम स्थल कहाँ हुआ? इसका उद्गम स्थल हुआ चीन का तिब्बत। ठीक है, जहाँ से नदी निकलती है वहाँ आपका उद्गम स्थल माना जाता है, और इसका मुहाना, जहाँ पर नदी गिरती है उसे हम मुहाना कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं उद्गम स्थल। तो उद्गम स्थल है इसका तिब्बत में मानसरोवर झील। याद रखिएगा, मानसरोवर झील से यह निकलती है और मुहाना क्या है, कहाँ पर जाकर गिरती है? तो यह अरब सागर में। तो ये दोनों आप याद रखिएगा। तो उसके बाद देखते हैं सिंधु नदी तंत्र में 2 नदियाँ। सिंधु नदी तंत्र में 2 नदियाँ तिब्बत से आती हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो बाकी की नदियाँ हैं सिंधु नदी तंत्र की वो भारत से निकलती हैं, पर 2 नदियाँ हैं जो भारत से बाहर चीन के तिब्बत से निकलती है। कौन कौन सी? सिंधु और सतलुज। एक तो कुछ सिंधु नदी मानसरोवर झील से निकलती है और दूसरी सतलुज नदी। तो ये भी देखिए, ये भी सा से शुरू हो रही है और ये भी सा से शुरू हो रही है, मतलब कि सतलुज और सिंधु दोनों की शुरुआत सा से ही हो रही है। और एक है इस सबसे ऊपरी नदी, यानी कि सिंधु नदी तंत्र की सबसे ऊपरी नदी, और एक है सबसे लास्ट वाली नदी। ये दोनों नदियाँ भारत के बाहर मानसरोवर झील से निकलती हैं, बाकी की नदियाँ भारत से ही निकलती हैं। अब हम देखते हैं कुछ विशेष बातें कि सिंधु नदी के दाएं तट पर भारत का लेह शहर स्थित है। तो ये जो लेह शहर स्थित है यह है सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है, याद रखिए। अब हमने सिंधु नदी के बारे में पढ़ लिया, एक बार हम इसकी सहायक नदियां मैप में देखते हैं, उसके बाद डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सिंधु नदी, ये सबसे ऊपर, उसके बाद झेलम, उसके बाद चिनाब। याद रखिएगा, यही सही क्रम है। सबसे ऊपर झेलम, उसके बाद चिनाब, उसके बाद रावी, उसके बाद ब्यास और फिर सतलुज। सिंधु नदी की शुरुआत सा से ही हो रही है और सतलुज की भी सा से ही हो रही है। ठीक है, याद रखें, सिंधु नदी तंत्र की शुरुआत सा से ही हो रही है और खत्म भी सा से ही हो रही है, यानी कि सतलुज पर सा से शुरू होकर और सा पर ही खत्म हो रही है। तो सही क्रम क्या है? सबसे ऊपर है झेलम, फिर चिनाब, फिर रावी, फिर ब्यास और आखिर में आपकी
सतलुज है। चिनाब नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कई बार ये एग्जाम में पूछा गया कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, वो आपकी है चिनाब नदी। याद रखें इसको कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो वह आपकी चिनाब नदी। देखिए, जो सबसे बड़ी नदी होती है उसका काम क्या होता है, बड़ी बहन की तरह, और बाकी की जो छोटी नदियां हैं वो क्या है, छोटी बहन है। तो बड़ी बहन का काम क्या होता है कि छोटी बहनों की उंगली पकड़कर उनको रास्ता दिखाना, यही काम इसका है। चिनाब नदी बड़ी बहन है, बाकी की बहनें इसमें मिल जाती हैं, इसकी उंगली पकड़ लेती हैं। ठीक है, ये चिनाब नदी है वो आपकी बड़ी बहन है, और बाकी की जो नदियां हैं वो इसकी छोटी बहन है। ठीक है, ये इसकी उंगलियां पकड़ लेंगी और इसके साथ चल देंगी, और ये उनको मंजिल तक पहुंचा देती है, यानी कि बड़ी बहन के हिसाब से रास्ता दिखाती है। ये नदियाँ इससे जाकर मिल जाती हैं, मतलब कि जो बाकी की नदियाँ हैं चिनाब में मिल जाती हैं और चिनाब जाकर सिंधु नदी में मिल जाती है। इस प्रकार जो पांचों की पांचों नदियाँ हैं ये सिंधु नदी में मिल जाती हैं। आशा करता हूँ आपको ये याद रहेगा। तो अब हम आगे देखते हैं। जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं, जितनी भी नदियाँ हैं ये भारत होते हुए पाकिस्तान जा रही हैं, इसलिए पाकिस्तान को ये डर सता रहा था कि कहीं भारत इन नदियों को पानी को न रोक दे। इसलिए भारत और पाकिस्तान के मध्य एक समझौता हुआ जिसे कहते हैं सिंधु जल समझौता। ठीक है, सिंधु जल समझौते ये क्या है इसको एक बार देख लेते हैं। तो सिंधु नदी तंत्र के जल को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ। इसे कहते हैं इंग्लिश में इंडस रिवर ट्रीटी। तो ये दोनों, एक प्रधानमंत्री और दूसरे पाकिस्तान के राष्ट्रपति, यानी कि इस संधि पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। तो ये दोनों, एक प्रधानमंत्री और दूसरे पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे, इन्होंने हस्ताक्षर किए थे। इनके बीच हुआ था सिंधु जल समझौता। समझौते में क्या निर्णय लिया गया, जैसा कि आप जानते हैं सिंधु नदी तंत्र में कुल 6 नदियाँ हैं। टोटल कितनी नदियाँ हैं, 6 नदियाँ हैं। इन 6 नदियों में से ऊपर की 3 नदियों के पानी का अधिकार पाकिस्तान को दे दिया गया, और बाकी की नीचे की शेष 3 नदियों के पानी का अधिकार भारत को दे दिया गया। यहाँ है जो ऊपर वाली 3 नदियाँ हैं, सिंधु नदी, झेलम नदी और चिनाब नदी, इन तीनों की नदियों के पानी के इस्तेमाल का अधिकार पाकिस्तान को दे दिया गया है। और जो नीचे की 3 नदियां हैं, रावी, ब्यास और सतलुज, के पानी के इस्तेमाल का अधिकार भारत को दे दिया गया है। तो ऊपर की 3 नदियों का इस्तेमाल पाकिस्तान करेगा और नीचे की 3 नदियों का इस्तेमाल भारत करेगा। तो इस समझौते के आधार पर भारत ऊपर की जो 3 नदियां हैं उनके पानी को भारत नहीं रोक सकता, लेकिन विद्युत उत्पन्न कर सकता है, मतलब कि बिजली का उत्पादन कर सकता है, पर पानी नहीं रोक सकता। ये इसमें डिसाइड हुआ था। तो आशा करता हूँ आपको सिंधु जल समझौता याद रहेगा। तो अब हम एक एक करके जो सिंधु नदी तंत्र की सहायक नदियाँ हैं उनको कवर करेंगे, तो इनको पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सिंधु नदी तंत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब से। तो चिनाब का उद्गम स्थल और मुहाना देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में यही पूछा जाता है कि इस नदी का उद्गम स्थल बताओ और मुहाना बताओ, और जो विशेष बातें हैं वो भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चिनाब नदी का उद्गम स्थल। तो चिनाब नदी कहाँ से निकलती है, बारालाचा दर्रे से। ये मैंने आपको दर्रे की वीडियो में बताया था कि बारालाचा दर्रा कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। तो चिनाब नदी निकलती है हिमाचल प्रदेश से। ये ख़त्म कहाँ पर होती है तो आपको पता ही होगा, क्योंकि ये सभी नदियाँ सिंधु नदी में जाकर मिल जाती हैं, और उसके बाद ये सिंधु नदी अरब सागर में जाकर गिर जाती है। तो ये याद रखिएगा। तो हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी को चंद्रभागा नदी के नाम से भी जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी को चंद्रभागा नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आप याद रखिए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में 2 नदियां हैं, एक का नाम है चंद्रा और दूसरे का नाम है भागा। तो ये 2 नदियां जहाँ पर आकर मिलती हैं वहीं से चिनाब नदी शुरू होती है, तो इसलिए इसे चंद्रभागा नदी कहते हैं, क्योंकि चिनाब नदी
चंद्र और भागा दोनों से मिलकर बनी है, इसलिए इसे चंद्रभागा नदी भी कहते हैं। और ये जब एग्जाम में पूछा जाए तो इसका एक हिंट है, याद रखना। तो ये दोनों चा से शुरू होती है, ठीक है। ये चंद्रभागा नदी भी चा से शुरू होती है और चिनाब भी चा से शुरू होती है। जितनी भी सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं उनमें से सिर्फ चिनाब नदी है जो चा से शुरू होती है, और चंद्रभागा नदी की भी शुरुआत चा से होती है। तो यह एक हिंट है, इसे आप क्लिक करके याद रख पाएंगे कि चंद्रभागा नदी और चिनाब नदी दोनों एक ही हैं। उसके बाद देखते हैं कि चिनाब नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक है, ठीक है। तो चिनाब नदी है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि सिंधु नदी तंत्र की यह सबसे बड़ी सहायक नदी। तो चिनाब नदी हमने देख ली, अब हम बाकी की सहायक नदियाँ एक एक करके देखते हैं। तो इनको मैंने एक ही स्लाइड में कवर किया है, इनका उद्गम स्थल और मुहाना जो भी विशेष बात हैं उनको भी मैंने इसमें कवर किया है, तो याद रखना। तो इससे आप याद रख पाएंगे। ज़्यादातर यही पूछा जाता है कि इसका उद्गम स्थल कौन सा है, क्योंकि मुहाना तो आपको पता है जितनी भी सहायक नदियां हैं चिनाब नदी में जाकर मिल जाएंगी, और चिनाब नदी सिंधु नदी में जाकर मिल जाएगी, और सिंधु नदी जाकर अरब सागर में गिर जाती है। और जो उद्गम स्थल है ये इम्पोर्टेंट है, तो हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे झेलम नदी, ठीक है। झेलम नदी, तो झेलम नदी का उद्गम स्थल है बेरीनाग झील। तो मैंने आपको झील वाली वीडियो में बताया था जितनी भी नाग नागिन वाली झीलें हैं जो कहाँ पर हैं, ये हैं जम्मू कश्मीर में। तो झेलम नदी जम्मू कश्मीर के बेरीनाग झील से निकलती है और चिनाब नदी में जाकर मिल जाती है। तो इसे आप याद कैसे रख पाएंगे कि बेरीनाग झील से झेलम नदी निकलती है। तो जैसा कि इस झील में पीछे है नाग, इसके पीछे क्या है, नाग है। जो नाग नागिन है इनको कोई आम नदी नहीं झेल सकती, तो कोई ऐसी नदी हो जो इनको झेल पाए, तो इस नदी का नाम ही रख दिया गया झेलम नदी। ये इतने नाग नागिनों को झेल रही है इसलिए इसका नाम पड़ गया झेलम नदी, क्योंकि ये बहुत से नाग नागिन को झेल रही है। एक तरीका है जिससे आप इसे याद रख पाएंगे। और ये श्रीनगर है, यह झेलम नदी के तट पर है। साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट बात है मैं वो आपको बता रहा हूँ। श्रीनगर आपके झेलम नदी के तट पर स्थित है, इसे याद रखिए। तो झेलम नदी के बाद देखते हैं रावी नदी। तो रावी नदी निकलती है रोहतांग दर्रे से। कहाँ से निकलती है रावी नदी? रोहतांग दर्रे से। रोहतांग दर्रा मैंने आपको दर्रे वाली वीडियो में बताया था, ये है हिमाचल प्रदेश में, और इसका मुहाना क्या है? चिनाब नदी। तो आपको पता ही होगा। तो रावी नदी निकलती है रोहतांग दर्रे से, ये रा से स्टार्ट हो रहा है और रोहतांग दर्रा भी रा से शुरू हो रहा है। एक हिंट है, इसे याद रख लीजिए। तो यह रोहतांग दर्रे से निकलती है रावी नदी। और जो लाहौर शहर है, यह एक खूबसूरत शहर है। लाहौर शहर है वह भी रावी नदी के तट पर स्थित है। तो यह कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि लाहौर किस नदी के तट पर है, ये इम्पोर्टेंट है। तो ये है रावी नदी के तट पर, याद रखिएगा। तो झेलम और रावी नदी हमने देख लिया, झेलम और रावी नदी हमने देख लिया। अब देखते हैं हम सतलुज नदी। तो सतलुज नदी राकसताल जो कि मानसरोवर झील है तिब्बत में, ठीक है। जो सतलुज नदी है मानसरोवर झील है तिब्बत में, यह वहाँ से निकलती है। तो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि ये दोनों नदियाँ हैं सिंधु और सतलुज, जो मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती हैं। शुरुआत में बताया था, ठीक है। ये दोनों नदियाँ हैं जो सिंधु नदी और एक सतलुज नदी, ये दोनों सा से शुरू हो रही हैं। एक है पहली और एक है आखिरी, ये दोनों भारत के बाहर मानसरोवर झील से निकलती हैं। इसी प्रकार जो सतलुज नदी है कहाँ से निकल रही है? मानसरोवर झील के राकस ताल से, याद रखिएगा। तो ये जो भांगड़ा बांध है, ठीक है, जो भांगड़ा बांध है ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भांगड़ा बांध किस नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। तो आपकी भांगड़ा बांध है वो आपको सतलुज नदी पर स्थित है। तो याद रखिएगा सतलुज नदी पर है भांगड़ा बांध। जितने भी बांध है इम्पोर्टेंट है, उन पर मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा। अभी आप देख लीजिए कि सतलुज नदी पर है भांगड़ा बांध। उसके बाद देखते हैं हम ब्यास नदी। ये सिंधु नदी तंत्र की आखिरी सहायक नदी है। तो याद रखिएगा रावी और ब्यास दोनों का उद्गम स्थल रोहतांग दर्रा है। तो रावी है आपकी और जो ब्यास है दोनों का जो उद्गम स्थल क्या है आपका? रोहतांग दर्रा है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। कौन कौन सी? रावी और ब्यास। इसमें आपको एक
हिंट बताता हूँ, तो आप इसे याद कैसे रख पाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रावी नदी कहाँ से निकलती है, वो रोहतांग दर्रे से। ठीक है, तो रा से रोहतांग दर्रा, रा से शुरू हो रहा रोहतांग दर्रे से। उसी प्रकार आप रावी लिख लीजिए। ठीक है, आप एक जगह पे रावी लिख लीजिए, रावी लिख लीजिए। तो ये कहाँ से निकल रही है, रोहतांग दर्रे से। तो रा से रावी और बा से ब्यास, ये दोनों भी कहाँ से निकल रही हैं, रोहतांग दर्रे से। रावी से ही आप क्लिक करके याद रख लेना, यह आपके लिए एक हिंट है। ठीक है, ये दोनों कहाँ से निकलती हैं, रोहतांग दर्रे से। रा से रावी और बा से ब्यास। इसके बाद हम देख लेते हैं, भारत की यह मात्र इकलौती नदी है जो भारत से ही शुरू होती है और भारत में ही जाकर खत्म हो जाती है। ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, भारत की मात्र एक ऐसी नदी है जो भारत में ही शुरू होती है और भारत में ही समाप्त हो जाती है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की कौन सी नदी है जो भारत में ही शुरू होती है और भारत में ही समाप्त हो जाती है। वो सिंधु नदी तंत्र की कौन सी है, वो है आपकी ब्यास। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पंजाब के हरिके क्षेत्र में सतलुज और ब्यास का संगम होता है। ठीक है, यहाँ पर इन दोनों का संगम हो रहा है, यहीं से एक नहर निकाली गई है, इंदिरा गांधी नहर, इसलिए इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ पर सतलुज और ब्यास का संगम होता है, वहाँ से एक नहर निकाली गई है जिसका नाम क्या है, इंदिरा गांधी नहर। जो इंदिरा गांधी नहर है यह भारत की सबसे लंबी नहर है। ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है। अब हम इसे आगे देख लेते हैं। अभी हमने पढ़ लिया गंगा नदी तंत्र, उसके बाद देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो ब्रह्मपुत्र नदी भी तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है। ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र नदी भी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। तो कितनी नदियाँ हो गई टोटल जो मानसरोवर झील से निकल रही हैं, वो आपकी 3, सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र नदी। ये तीनों कहाँ से निकलती हैं, मानसरोवर झील से। ठीक है, यह नदी 3 देशों में, चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। ठीक है, चीन से निकलती है और नामचा पर्वत से टकराकर भारत में इंटर करती है। उसके बाद ये भारत में बहते हुए बांग्लादेश में चली जाती है और आखिर में यह बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। और ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। इसकी टोटल लंबाई कितनी है, 2900 किलोमीटर। पर भारत में इसकी कुल लंबाई की बात करें, ओवरऑल जो भारत है इसमें बात करें, तो इसकी कुल लंबाई कितनी है, 916 किलोमीटर। इसे आप याद रखें। ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे चौड़ी नदी है। तो ब्रह्मपुत्र है वह भारत की सबसे चौड़ी नदी है, इसे भी आप याद रखें। ठीक है, इसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है आपसे एग्जाम में कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसके अन्य नाम क्या हैं। यह इसे तिब्बत में यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। इस चीन या तिब्बत है, इसे वहाँ पर किस नाम से जाना जाता है, यारलुंग सांगपो। उसके बाद ये नामचा पर्वत से टकराकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में इंटर करती है, उसे वहाँ पर धियांग नदी के नाम से जाना जाता है। यह बहते हुए आ गए, यह असम में आती है, तो इसे वहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद बहते बहते यह बांग्लादेश में जाकर प्रवेश कर जाती है, वहाँ पर इसे जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसे हमने देख लिया, एक बार और देख लेते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी के अन्य नाम कौन कौन से हैं। इसे तिब्बत में यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में इसे जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। इन्हें आप याद रखिए। हमने अभी देख लिया ब्रह्मपुत्र नदी। अब हम देखते हैं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ। तो ब्रह्मपुत्र की बहुत सी सहायक नदियाँ हैं, लेकिन मैंने उन्हीं सहायक नदियों को कवर किया है जो एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, अगर आप एनटीपीसी या ग्रुप डी या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आप ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों को याद रखें, तो आपसे प्रश्न यहीं से पूछ लिया जाता है। अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यह भी याद रखना होगा कि यह कौन सी नदी दाहिने तट से आकर इसमें मिलती है और कौन सी नदी बाएं ओर से आकर इसमें मिलती है। ठीक है, तो हम एक एक करके इन नदियों की बारे में पढ़ेंगे। तो हम
अब देखते हैं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ। ठीक है, आप इसे कैसे याद रख सकते हैं कि एक साइड है आपकी राइट साइड की कुछ नदियाँ और एक साइड है लेफ्ट। ठीक है, इसे आप कैसे याद रखेंगे? जो आपका लेफ्ट है वो आपका लेफ्ट नहीं है बल्कि राइट है। ठीक है, जो नदी का जो प्रवाह है, ठीक है, अगर आप उसकी धारा के प्रवाह में साथ खड़े होंगे, ठीक है, धारा की दिशा में चलेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका कौन सा राइट है और कौन सा लेफ्ट है। ठीक है, तो लेफ्ट से मिलने वाली कौन कौन सी नदियाँ हैं उनको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले आपको दिबांग नदी आएगी, उसके बाद लोहित नदी, इसे खूनी नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि किस नदी को खूनी नदी के नाम से जाना जाता है, तो वह कौन सी है? लोहित नदी। उसके बाद है धनसिरी और आखिर में है कोपिली नदी। ठीक है, जो आपके बाएं साइड से या लेफ्ट साइड से मिलती हैं। ठीक है, वो कौन कौन सी हैं? दिबांग, लोहित, धनसिरी और कोपली। आप इसे कैसे याद रखेंगे? इसको आप एक हिंट के द्वारा समझिए। जो ब्रह्मपुत्र नदी है यह चौड़ी नदी है, हमने आगे देखा था। जो ब्रह्मपुत्र नदी है यह भारत की सबसे चौड़ी नदी है। अगर इस चौड़ी नदी के पास किसी व्यक्ति को तैरने के लिए लेकर जाएं तो वह क्या करेगा? उसका जो दिल है वो धक धक करने लगेगा, क्योंकि जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसकी जो चौड़ी है, चौड़ी होने के कारण उसकी धारा प्रवाह है ना वो काफ़ी तेज है। तो जो व्यक्ति है उसका क्या करने लगेगा? दिल धक धक करने लगेगा। तो आप देख लीजिए ये किस प्रकार से याद रखेंगे कि दिल कैसे करने लगेगा? दिल धक धक। ठीक है, दी से हो जाएगा दिबांग, ला से हो जाएगा लोहित, धा से हो जाएगा धनसिरी और का से हो जाएगा कोपली। ठीक है, दिल धक, इससे आप रिलेट करके याद रख सकते हैं कि दिल से हो जाएगा दिल, दिबांग, लो से लोहित, धा से धनसिरी और कोपिस है कोपली नदी। ठीक है, आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं। अगर आपको ये भूल जाए कि देखिए आपके जो दिल होता है वो किस साइड होता है? वो आपके लेफ्ट साइड होता है। जो आपका जो दिल धड़कता है वो किस साइड धड़कता है? लेफ्ट साइड धड़कता है। तो आप इससे याद रिलेट करके रख सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं राइट साइड की नदियाँ कौन कौन सी हैं। सबसे पहले है तीस्ता, जो चोलाऊ नदी से, चोलामू झील है उससे निकलती है। मैंने आपको झील वाली नदियों में बताया था कि जो चोलामू झील है ये भारत की सबसे ऊंची झील है जो कि सिक्किम में है। ठीक है, आप अगर आपने झील वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर उसे एक बार देख लें। तो तीस्ता नदी है वो चोलामू झील से निकलती है। ठीक है, उसके बाद है संकोश नदी, फिर है मानस नदी और आखिर में सुमनश्री नदी। ठीक है, कौन कौन सी है? तीस्ता, संकोश, मानस और सुमनश्री नदी। ये चारों राइट साइड या दाएं साइड से आकर मिल जाती हैं। इसके बाद देखते हैं हम दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप माजुली द्वीप। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है जो कि असम में है। ठीक है, तो असम की सरकार है उसने माजुली को, जो माजुली द्वीप है उसे एक जिला घोषित कर दिया है, इतना बड़ा है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी पर माजुली द्वीप, दुनिया में मात्र ऐसा एक ही द्वीप है। तो आप इसे याद रखें, जो एग्जाम में पूछा जाता है मैंने उन्हीं पॉइंट्स को कवर किया। तो अब हमने सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी को कवर कर लिया है। अब हम आगे देखते हैं इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो देखते हैं आपके कितने सही होते हैं। पहला क्वेश्चन है सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? मानसरोवर झील, रोहतांग दर्रा, चोलामू झील, बड़ा लाचा दर्रा। ठीक है, इसका उद्गम स्थल कौन सा है? तो हमने देखा था कि भारत की 3 नदियां हैं जिनका उद्गम स्थल मानसरोवर झील से होता है। कौन कौन सी? सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र। तो ये भी सिंधु है, तो ये मानसरोवर झील से निकलती है। अगला क्वेश्चन है तिब्बत के मानसरोवर झील से कौन सी नदी निकलती है? यह MPPSC 2016 में आया हुआ प्रश्न है। सिंधु नदी, सतलुज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, ये तीनों ही मानसरोवर झील से निकलती हैं। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है सिंधु जल समझौते के अनुसार कौन सी नदी पाकिस्तान का अधिकार नहीं है? 1960 में जो सिंधु जल समझौता हुआ था उसमें कौन कौन सी नदियां थीं? ऊपर की जो 3 नदियां थीं उन पर पाकिस्तान का अधिकार था और नीचे की जो शीर्ष 3 नदियां थीं उन पर भारत का अधिकार था। SSC CHSL 2017 में आया हुआ प्रश्न है। तो हमने देखा था झेलम, ये भी पाकिस्तान का अधिकार है, सिंधु इस पर भी पाकिस्तान का अधिकार है और जो चुनाव है इस पर भी पाकिस्तान का अधिकार है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं।
सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? ये तो आप सभी को पता होगा, वो चिनाब नदी है। अगला क्वेश्चन, मानस नदी किस नदी की सहायक नदी है? अभी हमने पढ़ा था कि मानस नदी किसकी सहायक नदी है, वो है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी की। ठीक है, कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी की। यह बीपीएससी 2001 में आया हुआ प्रश्न है। अगला क्वेश्चन, भारत में सांगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है? यह बीपीएससी 2015 में आया हुआ प्रश्न है। तो इसमें झेलम, सतलुज, चिनाब, ब्यास। सॉरी दोस्तों, इसमें ऑप्शन देने में मिस्टेक हो गई है। तो जो सांगपो नदी है उसे किस नाम से जाना जाता है? वो आपकी है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, आप इसे याद रखें। कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी। अगला क्वेश्चन है, रावी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? रावी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? मानसरोवर झील, रोहतांग दर्रा, चोलामू झील, बड़ा लाचा दर्रा। तो इसका आंसर ऑप्शन बी सही होगा, रोहतांग दर्रा। हमने देखा था कि रावी भी रा से स्टार्ट हो रही है, रोहतांग दर्रा भी रा से स्टार्ट हो रहा है। तो इसे आप एक हिंट के माध्यम से याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? एसएससी एमटीएस द्वारा में आया हुआ प्रश्न है। जब यह ब्रह्मपुत्र नदी नामचा पर्वत से टकराकर अरुणाचल में प्रवेश करती है तो इसे दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किस नदी के नाम से जाना जाता है? दिहांग नदी, याद रखें। हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा किस नदी को कहते हैं? बीपीएससी द्वारा 15 में आया हुआ प्रश्न है। झेलम, सतलुज, चिनाब, ब्यास। तो वो आपकी चिनाब। ये चंद्रभागा भी चा से स्टार्ट हो रही है और चिनाब भी चा से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, याद रखें। इसके बाद देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो वह है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो वह है आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर। ठीक है, जो वहाँ की असम सरकार है उसने इस माजुली को एक जिला घोषित कर दिया, इतना बड़ा द्वीप है। इस वीडियो का हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाहौर किस नदी के तट पर स्थित है? यह एसएससी सीजीएल 2017 में आया हुआ प्रश्न है। झेलम, सतलुज, चिनाब, ब्यास। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, लाहौर किस नदी के तट पर स्थित है, इसे आप कमेंट बॉक्स में बताएं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।